दोस्तों, तो इस वीडियो में बात करेंगे फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट आईपीओ के बारे में। जानेंगे कि कंपनी क्या काम करती है, कंपनी के फाइनेंशियल कैसे हैं और इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूं, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट आईपीओ के डिटेल्स की बात करें तो आईपीओ 17 अक्टूबर से ओपन होने वाला है और ये 21 अक्टूबर को क्लोज होगा। फेस वैल्यू 10 रुपये पर शेयर है। बुकिंग प्राइस 116 है और आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है। आईपीओ के साइज को देखें तो आईपीओ 75.39 करोड़ का है, यानी कि ये भी बड़ा आईपीओ है और पूरी तरह से फ्रेश इशू का आईपीओ है। ये एसएमई आईपीओ है। कंपनी एनएससी एसएमई के ऊपर लिस्ट होने वाली है। आईपीओ के रिजर्वेशन पोर्शन को देखें तो क्यूआईबीज के लिए इस आईपीओ में 50% का पोर्शन है, रिटेलर्स के लिए 35% और एचएनआईज के लिए 15% का पोर्शन दिया गया है। आईपीओ 17 अक्टूबर से ओपन होने वाला है तो 16 अक्टूबर को आईपीओ एंकर इन्वेस्टर्स के लिए ओपन हो जाएगा। आईपीओ में एंकर इन्वेस्टर्स को 17,61,600 इक्विटी शेयर्स एलोकेट किए जाएंगे, यानी कि 20.43 करोड़ का पोर्शन एंकर इन्वेस्टर्स के लिए रखा गया है। अब कंपनी के बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का नाम है फ्रेशरा एग्रो एक्सपोर्ट और इसको फ्रेशरा पिकल्स एक्सपोर्ट के नाम से भी जाना जाता है। कंपनी 2015 में इस्टेब्लिश हुई है। तो ये कंपनी प्रिजर्वेटिव फूड के बिजनेस के अंदर देखने को मिलती है, यानी कि काफ़ी तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हैं तो उनको प्रिजर्व करके उनको सेल करने का काम करती है। तो कंपनी इंडिया के साथ ही इंडिया से बाहर भी एक्सपोर्ट करती है। कंपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करवाती है, यानी कि इनको जो भी रॉ मटेरियल चाहिए, जो भी फ्रूट्स या वेजिटेबल वगैरह चाहिए, तो जो लोकल फार्मर होते हैं तो उनसे कॉन्ट्रैक्ट के रूप में फार्मिंग करवाती है। जैसे कि तमिलनाडु, कर्नाटक और कुछ आंध्र प्रदेश के जो हिस्से हैं तो वहाँ से कंपनी फ्रूट्स और वेजिटेबल्स को बाई करती है। अब ये जो कंपनी है, ये रॉ मटेरियल जो कि फूड और वेजिटेबल्स वगैरह हैं तो वो लोकल फार्मर से बाई करती है और उसके बाद उनकी प्रोसेसिंग करती है और उनको एक्सपोर्ट करने का काम करती है। तो कंपनी के जो 70% प्रोडक्ट होते हैं वे नॉट रेडी टू ईट होते हैं, तो कंपनी इनको डायरेक्ट फैक्ट्री को सप्लाई कर देती है जहां पर इनकी प्रोसेसिंग की जाती है। और बाकी के जो 30% प्रोडक्ट होते हैं तो कंपनी इनको इंटरनेशनल मार्केट में सेल करने के लिए जो फूड ब्रोकर या ट्रेडर होते हैं तो उनको सप्लाई करती है। तो कंपनी इंडियन मार्केट के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी एक्सपोर्ट करती है। तो कंपनी यहाँ पर कई तरह के प्रिजर्वेटिव फूड के बिजनेस के अंदर देखने को मिल जाती हैं। तो अगर इनके कुछ प्रोडक्ट की बात करें, जैसे कि जर्किंग्स, बेबीकॉर्न, फलापेनो, इसके अलावा काफ़ी तरह के वेजिटेबल पिकल्स भी देखने को मिल जाते हैं। तो कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो 3 तरह से पैकेज किए जाते हैं, यानी कि 3 डिफरेंट पैकेजिंग कैटेगरी के अंदर कंपनी के प्रोडक्ट आपको देखने को मिल जाते हैं। तो जो भी प्रोडक्ट इंडस्ट्रीज़ को सप्लाई किए जाते हैं तो वहाँ पर फूड ग्रेड ड्रम्स और पेल्स के अंदर उनको पैकेज किया जाता है। वहीं पर फूड पैकेजिंग के लिए प्लास्टिक बकेट्स या फिर टीन कैंस का यूज होता है और इसके अलावा रिटेल पैकेजिंग के लिए ग्लास जार या फिर टीन कैंस का यूज किया जाता है। कंपनी अपने प्रोडक्ट इंडिया के साथ ही इंटरनेशनल मार्केट में भी सेल करती है। तो काफ़ी तरह के इनको फूड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के लाइसेंस भी मिले हुए हैं। जैसे कि अगर इंडिया की बात करें तो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया का लाइसेंस मिला हुआ है। इसके अलावा यूनाइटेड स्टेट फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन की ओर से भी लाइसेंस मिला हुआ है। तो इस तरह कंपनी को कई तरह के लाइसेंस मिले हुए हैं। तो कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस तो अच्छा है और कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है। मार्केट में इस तरह की बहुत सारी कंपनियां आपको देखने को मिल जाती हैं। कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो फाइनेंशियल 22, 23, 24 3 सालों के कंप्लीट फाइनेंशियल हैं और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर यानी कि 6 मंथ के फाइनेंशियल हैं। तो सबसे पहले अगर एसेट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर कंपनी के एसेट के अंदर ग्रोथ देखने को मिली है। कंपनी के रेवेन्यू की भी बात करें तो कंपनी का रेवेन्यू भी बढ़ती हुई देखने को मिला है। अब फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो यहाँ पर शानदार जंप देखने को मिली है, यानी कि मोर देन 50% इसके रेवेन्यू के अंदर जंप देखने को मिली है। और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में भी देखें तो यहाँ पर भी बढ़िया रेवेन्यू है। कंपनी के प्रॉफिट की बात करें तो फाइनेंशियल 22 में कंपनी का प्रॉफिट 97 लाख है। फाइनेंशियल 23 में बढ़ के ये 9 करोड़ से भी ज़्यादा का देखने को मिल रहा है। और फाइनेंशियल 24 में देखें तो 21 से 22 करोड़ के अराउंड कंपनी का प्रॉफिट है, यानी कि फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में देखें तो 140% की जंप देखने को मिली है, यानी कि प्रॉफिट के अंदर शानदार उछाल देखने को मिला है। अब इस तरह का जो फाइनेंशियल है वो आपको मेन बोर्ड आईपीओ के अंदर देखने को नहीं मिलता है। ऐसा जनरली आपको एसएमई कंपनियों के अंदर ही देखने को मिलता है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे मैनिपुलेशन भी देखने को मिलते हैं। तो अगर आप एसएमई कंपनियों को देखें तो जो भी फाइनेंशियल पेश किए जाते हैं वो काफ़ी शानदार देखने को मिलता है। अब जैसे इसके भी देखें तो रेवेन्यू के अंदर अच्छी जंप है,
कंपनी के प्रॉफिट को देखें तो प्रॉफिट के अंदर शानदार जंप देखने को मिली है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में देखें तो 11 करोड़ से ज़्यादा का प्रॉफिट है, यानी कि कंपनी ईयर ऑन ईयर अच्छे प्रॉफिट जनरेट कर रही है। कंपनी के नेटवर्थ को देखें तो कंपनी का नेटवर्थ भी कंटिन्यू इंक्रीज होते हुए देखने को मिला है। कंपनी के रिजर्व को देखें तो फाइनेंशियल 24 के अंदर कंपनी का रिजर्व 9 से 10 करोड़ के अराउंड है और फाइनेंशियल 25 के 2 क्वार्टर में ये 21 करोड़ से भी ज़्यादा का हो चुका है। वैसे कंपनी के कर्ज को देखें तो कंपनी के कर्ज भी इंक्रीज हुए हैं और अभी कंपनी के करेंट डेट की बात करें तो कंपनी के ऊपर 106 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। तो कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो कर्ज बहुत ज़्यादा है, यानी कि कंपनी के पास अगर रिजर्व को देखें तो मात्र 21 करोड़ का रिजर्व है और कंपनी के ऊपर 106 करोड़ से भी ज़्यादा का कर्ज है। इसका डेट टू इक्विटी रेशियो 2.77 का है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे कर्ज का भुगतान नहीं करेगी, तो ये जो कर्ज है आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। तो ये इसमें सबसे बड़ा निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है और कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसे इसका भुगतान भी नहीं करेगी। और जिस तरह से कंपनी के प्रॉफिट के अंदर फाइनेंशियल 23 से 24 के बीच में जंप देखने को मिल रही है तो ये भी कहीं ना कहीं इसको शक के दायरे में लाते हुए देखने को मिल रहा है। कंपनी के वैल्यूएशंस की बात करें तो कंपनी 272 करोड़ के वैल्यूएशंस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है और कंपनी के ऊपर कर्ज को देखें तो 106 करोड़ का कर्ज है। अब इसके आरओसी को देखें तो ये 12.31 का है, तो आरओसी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं है। डेट टू इक्विटी रेशियो 2.77 का है, तो कंपनी के ऊपर डेट काफ़ी हेवी है और ये आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। रिटर्न ऑन नेटवर्थ को देखें तो ये 29.67 का है, तो ये अच्छा है और पैट मार्जिन को भी देखें तो ये भी ओके है, यानी कि ये आपको ठीक देखने को मिल रहा है। 10.98 का पैट मार्जिन है। अब इसके पी मल्टीपल को देखें तो ये 9.04 का है, यानी कि पी वाइज देखें तो कंपनी बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड देखने को नहीं मिल रही है। कंपनी रीजनेबल प्राइस के अराउंड अपना आईपीओ लेकर आई है। अब आईपीओ के ऑब्जेक्टिव की बात करें कि कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उसका यूज कहाँ करेगी, तो आईपीओ को देखा आपने कि आईपीओ काफ़ी बड़ा है, 75 करोड़ का आईपीओ है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है कैपिटल एक्सपेंडिचर, तो कंपनी कैपिटल एक्सपेंडिचर के ऊपर 8.80 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है। सेकेंड हो जाता है वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, तो इसके ऊपर कंपनी 56 करोड़ रुपये खर्च करने वाली है और जो रेस्ट पोर्शन है वो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और इशू एक्सपेंसेस के ऊपर खर्च किया जाएगा। अब आईपीओ के लॉट साइज को देखें तो आईपीओ में 1200 शेयर्स का एक लॉट है और एक लॉट के ऊपर इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1,39,200 रुपये रहने वाला है। इस कंपनी के अंदर प्रमोटर्स की होल्डिंग को देखें तो प्रमोटर्स की होल्डिंग अभी 86.50% है और आईपीओ आने के बाद प्रमोटर्स की होल्डिंग कम हो जाएगी। आईपीओ के इंपॉर्टेंट टाइम टेबल की बात करें तो आईपीओ 17 अक्टूबर से यानी कि थर्सडे से ओपन होने वाला है और ये 21 अक्टूबर यानी कि मंडे को क्लोज होगा। आईपीओ का अलॉटमेंट डेट 22 अक्टूबर होने वाला है। रिफंड डेट 23 अक्टूबर रहेगा। क्रेडिट डेट भी 23 अक्टूबर है और आईपीओ की लिस्टिंग 24 अक्टूबर को होने वाली है। तो चलिए अब इसके प्रीमियम को भी देख लेते हैं और उसके बाद जानेंगे कि इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। अब इस आईपीओ के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 40 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1200 शेयर्स का लॉट है, तो आईपीओ से 48,000 रुपये का करीब प्रॉफिट हो सकता है। प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम 34% के अराउंड ट्रेड कर रहा है, तो प्रीमियम को देखें तो प्रीमियम डिसेंट प्राइस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। कंपनी के बिजनेस को देखें तो बिजनेस भी अच्छा है, लेकिन कुछ यूनिक बिजनेस नहीं है। इसके अलावा कंपनी के फाइनेंशियल की बात करें तो कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ज़्यादा है, यानी कि अगर इसके डेट को छोड़ दिया जाए तो बाकी के फाइनेंशियल तो आपको अट्रैक्टिव देखने को मिले हैं, लेकिन कंपनी के ऊपर कर्ज बहुत ही ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका जो डेट टू इक्विटी रेशियो है वो 2.77 का है, यानी कि इस तरह की कंपनियां डेट की वजह से ही बिजनेस नहीं कर पाती हैं, क्योंकि अगर किसी भी कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है तो कंपनी अगर अच्छा रेवेन्यू भी जनरेट कर रही है तो उनका जो मैक्सिमम पैसा है वो इंटरेस्ट के भुगतान के अंदर चला जाता है, तो कंपनी आगे बिजनेस के अंदर कैपेक्स नहीं कर पाती है या बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं कर पाती है। अब यहाँ पर कंपनी आईपीओ से जो फंड रेज करने वाली है तो उससे भी जो फंड यूज़ करेगी तो उसे भी कर्ज का भुगतान नहीं करने वाली है। तो ये इसमें आपको एक बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट देखने को मिल रहा है कि कंपनी के ऊपर कर्ज जो है वो आगे भी कंटिन्यू रहने वाला है। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आईपीओ काफ़ी रिस्की है, लेकिन अगर इसका ग्रे मार्केट में प्रीमियम अच्छे प्राइस के ऊपर स्टेबल रहता है और आगे आईपीओ का एंकर लिस्ट अच्छा आता है तो एक बार अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है, यानी कि लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करने के बारे में सोचा जा सकता है। लेकिन इस तरह की आईपीओ में अप्लाई करना काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी हो सकता है, तो काफ़ी सोच समझ कर आगे का डिसीजन लें। वैसे आईपीओ का एंकर लिस्ट जैसे ही आता है तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी और उसके बाद मैं आगे भी आपको अपडेट देने की कोशिश करूँगी कि आगे इसमें अप्लाई करना है या फिर नहीं करना है। तो आगे भी इसी तरह की अपडेट से जुड़े रहने के लिए चैनल से जुड़े रहें।
चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।